नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वांडर वाल्स फोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से संबंधित चैप्टर के अंतर्गत हम इससे पूर्व 4 वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर प्रसारित कर चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वांडर वाल्स फोर्स के बारे में। वांडर वाल फोर्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक दुर्बल प्रकार की अंतर आणविक अंतर क्रियाओं का परिणाम है जो कि कई प्रकार का हो सकता है। उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये जानकारी दे दें कि कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इंफॉर्मेशन टैब में जो वीडियो लिंक शेयर किया हुआ है कि हाउ टू मेक इजियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बार आप प्लीज़ पुनः उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसमें एक बहुत ही सहयोगी आपका सहायक रहेगा वो वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वांडर वाल्स फोर्सेस के बारे में। वांडर वाल्स फोर्सेस क्या है? वास्तव में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं मोस्टली किस पर? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिन दो परमाणुओं अणुओं के मध्य ये काम करता है, ये क्या है? उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। These forces arises from the interaction between uncharged atom और molecule, अर्थात क्या है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या? अनावेशित होते हैं, सामान्यतः है उनसे वहां पर ये अराइज होता है। तो ये वांडर वाल्स फोर्स होते हैं। कैन अराइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द पोलराइजेशन ऑफ टू पार्टिकल्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि वांडर वाल फोर्स की उत्पत्ति कहां से हो सकती है कि ऐसे पार्टिकल जिनमें की क्या है? पोलराइजेशन, यानी कि उनकी ध्रुवणता में क्या हो? फ्लक्चुएशन हो, तो ये वहां से भी उत्पन्न हो सकता है। इन द ग्रुप ऑफ फोर्सेस दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि जो दुर्बल रासायनिक जो बल हैं उनकी कैटेगरी में वांडर वाल बल्स जो होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं। क्या है? दुर्बलतम होते हैं। दे आर नॉन टू रैपिडली वैनिश, ये बड़ी तेजी से खत्म भी होते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हम दो जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनकी दूरी बढ़ाएंगे वैसे ही ये क्या होता है? इन समाप्त होते चले जाते हैं। और जो इनकी सामर्थ्य है वो 0.4 से लेकर के लगभग 4 किलो जूल पर मोल के आसपास की होती है, जो कि बहुत ही वीक है, यानी कि हमारे सामान्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनसे भी कम है। When the electron density around the nucleus, यानी कि किसी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑफ एन एटम undergoes a transient shift, यानी कि क्षणिक इसमें क्या हो? विस्थापन हो। इट इज ए कॉमन फॉर वांडर वाल फोर्स अराइजिंग, यानी कि वांडर वाल्स की उत्पत्ति का जो सबसे मुख्य जो कारण बनता है वो क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्षणिक विस्थापन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के एक तरफ तो क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। सो द रिजल्टिंग ट्रांसिएंट चार्ज में अट्रैक्ट और रिपेल ए नाइबरिंग एटम, तो वो जो क्षणिक वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो अपने नेबरिंग एटम को क्या कर सकता है? आकर्षित भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। द नेचर ऑफ दीज फोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ये हमें पता है कि डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। When the distance between the atom is greater than 0.6 नैनोमीटर, यानी कि जब डिस्टेंस 0.6 नैनोमीटर से ज्यादा हो, the forces are extremely weak and cannot be observed, यानी कि 0.6 नैनोमीटर के ऊपर इनकी जो ऑब्जर्वेंस है वो बहुत कम होती है। And when the distance between in the range 0.6 to 0.4 नैनोमीटर, the forces are of attractive type, यानी कि इस दूरी के मध्य वे अट्रैक्टिव टाइप में, यानी कि उनके मध्य आकर्षण के तौर पर वे कार्य करते हैं। बट जैसे ही दूरी कम होती चली जाती है ये रिपल्सिव इन नेचर हो जाते हैं।
यानी कि दूरी 0.4 नैनोमीटर से कम होते ही क्या है, रिपल्सिव हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं इनके, देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड्स आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्लियर, नो डाउट, क्योंकि हम पता है कि 0.4 to 4 किलोजूल पर मोल इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ more than 50, 60, 80 kilojoule or sometimes 300 kilojoules per moles for covalent bond and ionic bond, where the electrostatic attraction force is much higher than the covalent bond attraction force. These forces are additive in nature, यानी कि एडिटिव होते हैं। They are made up of several individual interactions, बहुत छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के अंतर आणविक उनके मध्य अंतर क्रियाएं होती हैं, वही उन सबसे मिलकर के ये बनते हैं, इसलिए इनका जो नेचर है वो एडिटिव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिटिव नेचर, क्लियर। दिस फोर्सेस कैन नॉट बी सैचुरेटेड, इसलिए सैचुरेटेड नहीं हो सकता है ये। नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी प्रकार का दिशात्मक गुण इनमें नहीं है। नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दीज फोर्सेस, अर्थात इन बलों को हम किसी भी प्रकार के दिशात्मक गुणों में बांध नहीं सकते। They are not dependent on temperature, ताप पर प्रभावी नहीं है, ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, केवल एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि वहां पर डायपोल मोमेंट ताप से प्रभावी होता है, इसलिए। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, क्लियर, शॉर्ट रेंज है, लघु दूरी तक ही कार्य करते हैं। देयर मैग्नीट्यूड इज हाई व्हेन एटम और मॉलिक्यूल्स इन क्वेश्चन आर क्लोज टू ईच अदर, डेफिनेटली जब वे एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे तब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सामान्य रूप से 5 प्रकार के जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो हमारे पास होते हैं। आयन डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, fourth one is dipole induced dipole attraction, and the fifth but the most important one is instantaneous dipole induced dipole attraction, जैसे कि हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। वन बाय वन आयन डायपोल अट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। आयन डायपोल अट्रैक्शन, सो द आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, हमें पता है कि जितने भी ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं वे आसानी से विलयशील होते हैं। दिस इज ड्यू टू दैट एन आयन अट्रैक्ट्स ए डायपोल सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि जो आयन है वो पोलर जो हमारा विलायक होता है उसको ये करता है, आकर्षित करता है, एंड देयर इज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, और उससे उनके मध्य क्या है, दुर्बल प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो वे घुल जाते हैं। The ions are present in solvated state, तो जो आयन है वो उस विलायकीकृत अवस्था के अंदर वहां पर उपस्थित होते हैं। This attraction force is comes under the category of van der Waals attraction force, ये जो attraction force है वो van der Waals attraction force की कैटेगरी के अंदर आता है। However, this force is much weaker than ionic ionic attraction, that definitely ionic ionic attraction से ये बहुत ही कम होगा। Still, it has enough strength ड्यू टू देयर डायरेक्शनल बिहेवियर, यहाँ पर डायरेक्शनल बिहेवियर कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि आयन के साथ डायपोल का अट्रैक्शन है, तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर प्रॉपर्टीज है जिसमें कि डायरेक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है ये डायरेक्शनल बिहेवियर लिए हुए होता है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जितने भी प्रकार के जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं उनसे ज्यादा होती है। जैसे कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन है, तो वो ये क्लोराइड आयन है तो वो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव पोल से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव आयन यदि है तो वाटर मॉल के नेगेटिव पोल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और उनके मध्य इंटरेक्शन पाया जाएगा। सेकंड वन इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल। इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारे ध्रुवीय अणु होते हैं, द वैन डर वाल्स फोर्सेस आर मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, अर्थात यदि कोई एक ध्रुव है और उसके समीप ही कोई दूसरा एक ध्रुव उपस्थित है, तो वो दोनों ध्रुवों के जो विपरीत आवेशी कॉर्नर्स हैं वहां पर उन दोनों के मध्य क्या होगा, अंतरक्रियाएं होंगी, इंटरेक्शंस होगा, जो कि
अट्रैक्शन फोर्स की कैटेगरी में होगा। कब? जबकि उनकी जो रेंज है वो उस ऑर्डर की होगी। फॉर एग्जाम्पल गैसेस सच एज HCl, जैसे कि HCl गैस हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, यानी कि निश्चित उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज एप्रिशिएबल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस। इसीलिए इस गैस में क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? एप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर पाया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इस प्रकार का जो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पे? ऑन द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कंसर्न्ड, यानी कि वो जो अणु है उसका कितना द्विध्रुव आघूर्ण है उसके ऊपर निर्भर करता है। एविडेंटली क्लियर कि ग्रेटर द डायपोल मोमेंट स्ट्रॉन्गर इज द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो जितना अधिक डायपोल मोमेंट होगा उतना ही अधिक क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस दीज गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, इसीलिए इन गैसों को आसानी से क्या कर सकते हैं? हम द्रवित कर सकते हैं। Molecules like H2O, HF, NF3, OF2, ये सब अपने आप को इस प्रकार से ओरिएंट कर सकते हैं इस दिशा में कि देयर कैन बी वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट। ये सारे के सारे अणु क्या हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। तो निश्चित रूप से इनके अंदर डायपोल क्रिएटेड होते हैं और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज लिए भी होते हैं। तो अपने आप को ये इस प्रकार से ओरिएंट करते हैं कि उनके मध्य डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट होगा। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज लिटिल लेसर इन स्ट्रेंथ देन द आयन डायपोल अट्रैक्शन। ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयन डायपोल अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो जितने भी प्रकार के वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उनमें सर्वाधिक होती है। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रेंथ में क्या होता है? कम होता है इनसे, आयन डायपोल अट्रैक्शन से। Keegan first observed such type of attraction, hence it is named as Keegan forces. Keegan ने सर्वप्रथम सबसे पहले इस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स को पाया देखा था, इसीलिए उसे हम क्या Keegan फोर्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ताप पर प्रभावी होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो ताप पर निर्भर होता है। ये हमारा एक ध्रुवीय अणु है, ये दूसरा ध्रुवीय अणु है। ये एक पॉल यदि इसका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉल यदि है तो ये दूसरे के पॉजिटिव पॉल की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड वन इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, यानी कि एक आयन होगा और एक दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये जो आयन है वो क्या करेगा? डायपोल को प्रेरित कर देगा, इंड्यूस कर देगा। तो उन दोनों के मध्य अब आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो कैसे? व्हेन एन आयन ब्रिंग्स क्लोजर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि किसी आयन को जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के समीप लाते हैं तो देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो गेट्स डिस्टॉर्टेड बाय द आयंस, आयन की उपस्थिति की वजह से विकृत हो जाएगा। दिस डिस्टॉर्टेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल नाउ एक्ट एज एन इंड्यूस्ड डायपोल, और ये जो विकृत नॉन पोलर मॉलिक्यूल है अब ये किस रूप में कार्य करेगा? प्रेरित द्विध्रुव के रूप में। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंड्यूस्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो जो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंड्यूस्ड हुई इज ओरिएंट इन सच ए वे that it can easily be attracted by the positively charged ions। तो जो आयन है हमारा, उस आयन का जो भी चार्ज है उसके अपोजिटिवली उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस प्रकार से ओरिएंट हो जाती है कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को ये क्या कर सकें? अट्रैक्ट कर सकें। तो इनके बीच में यहाँ पर आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स इस प्रकार से क्या करता है? काम करने लग जाता है। फोर्थ वन इज द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब हमारे पास में यहां पर ऑलरेडी एक डायपोल है और दूसरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये डायपोल क्या करता है? डायपोल को इंड्यूस करेगा। तो अब उन दोनों के मध्य में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस काम करना शुरू करेगा। कैसे? A polar molecule may sometimes polarize a non-polar molecule।
यानी कि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कोई पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज कर दे विच लाइज इन इट्स विसिनिटी, यानी कि उसके समीप यदि उपस्थित हो तो, एंड दस इंड्यूस पोलरिटी इन दैट मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, वो पोलरिटी इंड्यूस करेगा। जस्ट एज ए मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिक पोलरिटी इन ए न्यूट्रल पीस ऑफ आयरन लाइंग क्लोज बाय, यानी कि किसी चुंबक के पास में यदि आप आयरन यदि रख दो तो उस आयरन में वो जो मैग्नेट है वो क्या कर देता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस कर देता है। तो वैसा ही फिनोमेना कुछ यहाँ पर संपन्न होता है। The induced dipole then interacts with the dipole moment of the first molecule। तो जो फर्स्ट हमारा डायपोल था ऑलरेडी, उससे अब ये इंड्यूस्ड डायपोल क्या करता है, इंटरेक्ट करना शुरू करता है, और उन दोनों के मध्य क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट करना शुरू हो जाता है। The magnitude of this interaction definitely depends upon the magnitude of the dipole moment of the polar molecule, or most importantly polarizability of the non-polar molecule, क्योंकि उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेबल होने की क्षमता थी। तो जितना अधिक उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी और पहले वाले का जितना अधिक डायपोल मोमेंट होगा, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस इंटरेक्शन का ज्यादा होगा। यहां हम समझ सकते हैं कि दी सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इन वाटर, यानी कि जो इनर्ट गैसेस जो कि नॉन पोलर, और वाटर यानी कि डायपोल, इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन ड्यू टू corresponding increase in magnitude of the dipole induced dipole interaction as the polarizability of the noble gases increases, यानी कि हीलियम से रेडॉन तक जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है तो वो आसानी से पोलराइज क्या होता है, हो सकता है। इसीलिए उनकी जो सॉल्युबिलिटी है इन इनर्ट गैसेस के वाटर में, वो हीलियम से रेडॉन तक क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यह हम देख सकते हैं कि ये पोलर है हमारा और ये जीनोन है, इसने इंड्यूस किया पोलर वाटर ने जीनोन को, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस काम करना शुरू हो गया। द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, कोई ट्रांसिएंट मोमेंट पर क्या हो गया कि उसमें डायपोल क्रिएट हो गया। तो वो डायपोल क्या करेगा, अपने नियर बाय नॉन पोलर में डायपोल को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। अब उसमें पहले वाले इंस्टेंटेनियस डायपोल और जो दूसरा जो कि उससे इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड डायपोल के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार का आकर्षण बल। द इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कीप ऑन ऑसिलेटिंग विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर ऑफ एटम। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी एट रेस्ट, हमेशा वो कंपन गति करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट एट ए गिवन इंस्टेंट, तो यानी कि किसी क्षण पर वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल में हैव ए स्लाइट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव टू द अपोजिट साइड। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक पर्टिकुलर साइड में इलेक्ट्रॉनों की क्या डेंसिटी की एक्सिस हो सकती है। तो thus a non-polar molecule may become momentarily self-polarized। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वो क्या हो सकता है, सेल्फ पोलराइज्ड हो सकता है। दिस पोलराइज्ड मॉलिक्यूल may induce a dipole moment in the neighboring molecule, अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल में वो इंड्यूस कर सकता है। These two induced dipole then attract each other। तो अब ये जो दोनों जो इंड्यूस्ड हुआ, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड हुआ और उस दूसरे वाले को उसने इंड्यूस किया, अब दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। These momentary dipole induced dipole attraction are called London force or dispersive force also। The magnitude of these forces depend upon the following। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज और मॉलिक्यूलर मास। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of non-polar molecule increases as the size or molecular mass of the molecule increases। For example, melting point, boiling point of alkane, halogen, noble gases increases as the molecular mass of the molecule increases। तो यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये जब बीपीएमपी है वो बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंस्टेंटेनियस उनमें डायपोल क्रिएट होने की जो इंड्यूस होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जियोमेट्री यदि हम शेप देखें उनकी, तो आइसोमर नॉर्मल पेंटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नियोपेंटेन, बिकॉज ये जो आइसोमर एन पेंटेन है वो जिगजैग चेन के रूप में रहेगा विद लार्जर साइज ऑफ कॉन्टेक्ट्स।
साइट्स ऑफ कांटेक्ट, एनहेंस लार्ज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे, जबकि जो नियोपेंटेन है वो स्फेरिकल है, इसीलिए उसमें लेस कांटेक्ट, तो वीकर फोर्सेस रहेगा। ये इंस्टेंटेनियस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया मोमेंट्री, तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो गया, इसने पड़ोसी वाले को इंड्यूस कर दिया, तो अब उन दोनों के बीच में यहां पर क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, अट्रैक्शन फोर्सेस काम करना शुरू कर दिया। क्या फैक्टर हो सकते हैं? पहला तो एटॉमिक साइज, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज होता चला गया। डायपोल मूवमेंट हम जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर इस बॉइलिंग पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए कि डायपोल मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना अधिक डिस्टेंस होगा ये वीकर होंगे और नियर बाय डिस्टेंस में ये काम करेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्लियर, जितना अधिक पोलराइजेबल होगा वान डर वाल्स फोर्सेस उतना ही क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, एट लोअर टेम्परेचर द वान डर वाल्स फोर्सेस आर ग्रेटर, कम तापमान पर वान डर वाल्स फोर्सेस क्या है, अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, तो जो गैसों का जो द्रवीकरण है वो इसी कंसेप्ट पर क्या है, निर्भर करता है। सो विद दिस थैंक्स, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है उस प्लेलिस्ट को खोल करके देखिए, सभी वीडियोस से निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ जानकारी